हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आई वेलकम यू ऑल इन द न्यू वीडियो जहाँ पे हम एटॉमिक स्ट्रक्चर के 30 पीवाईक्यूज के ऊपर डिस्कस करेंगे। ये पीवाईक्यूज काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो कि आपके एक बेसिक फंडामेंटल को काफी अच्छे से क्लियर करेंगे। सो आई होप कि इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिले। सो लेट्स सी एंड वॉच द कंप्लीट एंड डिटेल्ड सॉल्यूशन ऑफ 30 क्वेश्चंस। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट। हमें करेक्ट बताना है स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। इन सब स्टेटमेंट हमारे पास 5 स्टेटमेंट है, इनके बारे में बताना है, ठीक है। सो पहला हमारे पास क्या है स्टेटमेंट, एटम्स ऑफ ऑल एलिमेंट्स आर कंपोज्ड ऑफ टू फंडामेंटल पार्टिकल्स। क्या ये बात सही है? तो जी नहीं, क्योंकि हमारे पास टू फंडामेंटल पार्टिकल्स नहीं होते, हमारे पास थ्री फंडामेंटल पार्टिकल्स होते हैं। क्या क्या? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ये तीन होते हैं। तो ये स्टेटमेंट हमारे पास क्या है? गलत स्टेटमेंट है। अब बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन की। तो दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है? द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 9.10939 इंटू 10⁻³ kg। तो बिल्कुल सही यार, मतलब इलेक्ट्रॉन का जो मास कितना जानते हैं, हम याद भी कर चुके हैं कि 9.1 इंटू 10⁻³ kg होता है। तो ये भी क्या है? बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है। तो ये सही स्टेटमेंट है। तीसरा क्या कह रहा है कि ऑल द आइसोटोप्स ऑफ अ गिवन एलिमेंट शो सेम केमिकल प्रॉपर्टी। तो सही बात है, हमारे पास आइसोटोप मतलब क्या होता है? जिनका कि एटॉमिक नंबर सेम हो और एटॉमिक मास अलग अलग हो। तो एटॉमिक नंबर सेम होने का मतलब क्या है कि उनमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम होंगे, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम होंगे यानी कि सेम केमिकल प्रॉपर्टी वो शो करेंगे। तो ये भी क्या है? बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन्स आर कलेक्टिवली नोन एज न्यूक्लियॉन्स। तो ये नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारे पास प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन नहीं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो होते हैं कलेक्टिवली, उनको हम कहते हैं न्यूक्लियॉन्स। तो ये बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है। डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी रिगार्डेड एज द एटम एज एन अल्टीमेट पार्टिकल ऑफ मैटर। बिल्कुल सही, मतलब डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी में उन्होंने ये बताया कि एटम्स जो है वो अल्टीमेट पार्ट है मैटर का। मतलब अब एटम से छोटा और कोई पार्टिकल एग्जिस्ट ही नहीं कर सकता, जबकि ये गलत है। हमारे पास इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इससे भी छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं। तो कहीं ना कहीं इनकी ये स्टेटमेंट डाल्टन एटॉमिक थ्योरी के हिसाब से ये जो स्टेटमेंट है वो सही है कि एटम एज एन अल्टीमेट पार्ट ऑफ मैटर। तो ये भी क्या स्टेटमेंट सही है, यानी कि ए सी ई, सॉरी बी सी ई हमारे पास बिल्कुल सही आंसर है, इनकी ऑप्शन सी। अब डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो उसमें क्या कहा गया है कि मैच लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2, है ना। लिस्ट 1 को लिस्ट 2 के साथ हम मैच करना है। अगर n इज इक्वल टू 2 है और l इज इक्वल टू 1 है, मतलब, तो देखो आपको एक चीज पता होगा कि जो हमारे पास एजीमुथल क्वांटम नंबर होता है उसमें हम सभी मैथमेटिकल कैलकुलेशन ही होते हैं मैथ वहां से हम क्या करते हैं कि चीजों को लेकर के आते हैं। तो एल इज इक्वल टू अगर 0 हो तो ये एस सब सेल को रिप्रेजेंट करेगा, एल इज इक्वल टू 1 हो तो पी, एल इज इक्वल टू 2 हो तो डी करेगा, और एल इज इक्वल टू 3 हो तो एफ करेगा। तो एस पी डी एफ कुछ उसके एजीमुथल क्वांटम नंबर के ये नंबर होते हैं, ठीक है। तो अगर एन इज इक्वल टू 2 है यानी कि 2, और एल इज इक्वल टू 1 यानी कि पी, तो 2p। तो 2p हमारे पास किसके पास है? यानी कि इसके पास। n इज इक्वल टू 3 यानी कि 3, और l इज इक्वल टू 2, 2 यानी कि d, तो 3d, और 3d का हमारे पास है 3d है। n इज इक्वल टू 3 यानी कि 3, l इज इक्वल टू 0 यानी कि s, 3s, तो 3s ही होगा। और n इज इक्वल टू 2 यानी कि 2, और l इज इक्वल टू 0 यानी कि s, तो ये क्या हो जाएगा? 2s हो जाएगा। तो ऑब्वियसली हमारे पास क्या है? a इसका राइट आंसर है। तो a का फर्स्ट होगा, ठीक है। सॉरी, हमारे पास जो a है, a का क्या होगा? थर्ड आंसर होगा, ठीक है। यहाँ पे नंबरिंग गलत है, ये b, ये c, ये d, और यहाँ पे फर्स्ट, ये सेकंड, और यहाँ पे ये थर्ड, और यहाँ पे ये फोर्थ। तो क्या है कि ए का थर्ड के साथ होगा, यानी कि ए का थर्ड, ये और ये हो सकता है। देन क्या होगा? बी का डी, यानी बी का डी यानी कि बी का फोर्थ, तो ये और ये हो सकते हैं। तो दोनों आंसर में से देखते हैं आप कौन जीतता है। हाँ, सी का है। सी का सेकंड आंसर, यानी कि सी का सेकंड, यानी कि ऑप्शन ए हमारे पास बिल्कुल सही ऑप्शन होने वाला है इसके लिए, ठीक है। आगे हम अगले क्वेश्चन को देखते हैं। हम अगला क्वेश्चन क्या करें कि आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, है ना। हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है फ्रॉम द फॉलोइंग। क्या करें कि ऑल द 5d ऑर्बिटल्स आर डिफरेंट इन साइज व्हेन कंपेयर टू रिस्पेक्टिव 4d ऑर्बिटल्स। तो यस, बिल्कुल सही बात है। मतलब आप ऐसे समझ सकते हैं इसको कि क्या होता है कि जितना ज्यादा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होता है
उतना ही बड़ा क्या होता है, साइज होता है, यानी कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर साइज को बताता है, ठीक है। तो उसी बेसिस पे क्या होता है कि जितना बड़ा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होगा उतना ही बड़ा साइज होगा उस ऑर्बिटल का। तो अगर ये 5D है यानी कि ये 5 है तो ऑब्वियसली इसका जो साइज है वो बड़ा होगा देन 4D। तो ये स्टेटमेंट क्या है, बिल्कुल सही है, बट हमें क्या बताना है, हमें बताना है इनकरेक्ट, ठीक है। ओके, ऑल द 5 4D ऑर्बिटल्स हैव शेप सिमिलर टू रिस्पेक्टिव 3D ऑर्बिटल्स। तो ऑब्वियसली हम कह सकते हैं, क्योंकि देखिए 4D हो चाहे 3D हो, अगर हम शेप की बात करें, क्योंकि उसमें साइज था इसमें शेप है, शेप की बात करें तो सबका शेप तो है वो सेम ही है ना, आप इसको इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। बट ये क्या होता है कि डी ऑर्बिटल जो होते हैं अ, उनका जो शेप होता है वो 4D का हो या फिर 3D का हो, दोनों में सेम ही होता है, तो सिमिलर शेप ही होंगे, तो ये बी वाला भी क्या होगा, सही ही होगा, है ना। वो अलग बात है कि साइज छोटा होगा बट शेप जो है वो सिमिलर होगा, एक ही जैसा, है ना। सी ऑप्शन क्या कह रहा है कि इन एन एटम ऑल द 5 AD ऑर्बिटल्स आर इक्वल इन एनर्जी इन फ्री स्टेट, ठीक है। फिर भी स्टेटमेंट हमारे पास क्या है, बिल्कुल सही है कि एक एटम में जितने भी 3D ऑर्बिटल्स हैं वो सब क्या है, इक्वल इन एनर्जी, और उन्हीं को हम क्या कहते हैं, डीजेनरेट ऑर्बिटल्स कहते हैं ना। तो 3D में जितने भी हमारे पास ऑर्बिटल्स हैं, पांचों ऑर्बिटल्स वो क्या होते हैं, सेम एनर्जी में होते हैं। तो ये भी स्टेटमेंट सही है, यानी कि जो रॉन्ग स्टेटमेंट हमारे पास है वो ऑब्वियसली डी हो सकता है। तो हम देखते हैं कि डी में ऐसी कौन सी गलत बात कही गई हम। द शेप ऑफ डी एक्स वाई डी वाई जेड एंड डी एक्स जेड ऑर्बिटल्स आर सिमिलर टू डी एक्स स्क्वायर माइनस स्क्वायर डी जेड स्क्वायर आर सिमिलर टू ईच अदर। तो बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है ना, ऐसा नहीं है। जो हमारे पास डी एक्स स्क्वायर माइनस स्क्वायर है और डी जेड है, इसका क्या है, अलग अलग स्ट्रक्चर है ना। जैसे कि आप ऐसे समझ सकते हैं कि हमारे पास अगर हम बनाते हैं इसको, एक्स कंसिडर करते हैं इसको, वाई कंसिडर करते हैं, और ये हमारे पास क्या होता है, ये जेड होता है, ठीक है। और ये इस स्लोप पे ये ऐसे, ये ऐसे, और ये कुछ ऐसे ऐसे बना हुआ। तो डेफिनेटली आप ये हमारे पास जो ऑर्बिटल बना है ये डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का है। और अगर हम डी जेड स्क्वायर का बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, ये हमारे पास है एक्स, ये हमारे पास है वाई, और ये हमारे पास है जेड, ठीक है। और ये एक लोब, और फिर हमारे पास क्या होता है, सेंटर में रिंग जैसा कुछ बना हुआ होता है। तो आप देख सकते हैं कि इसका और इसका जो शेप है वो सिमिलर नहीं है, जबकि इसमें कहा गया है कि डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर का जो सिमिलर शेप है, तो स्टेटमेंट गलत है, यानी कि यही ऑप्शन हमारे पास सही ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 4 को डिस्कस करते हैं, तो उसमें कहा गया है क्या, इफ रेडियस ऑफ सेकेंड बोर ऑर्बिट ऑफ एच ई आयन इज 105.8 pm, then what is the रेडियस ऑफ थर्ड बोर ऑर्बिटल ऑफ Li2 प्लस आयन, ठीक है। हमें क्या बताना है, उसको बोहर ऑर्बिट बताना है, ठीक है। तो जैसे कि हम जानते हैं, अगर हमें बोहर ऑर्बिट निकालना हो, ठीक है, या फिर हमें रेडियस निकालना हो, तो हम कैसे निकालते हैं, हमें किसका निकालना है, एच ई का, तो कैसे निकाले होंगे, ए नॉट एन स्क्वायर बाई जेड, ठीक है। तो ए नॉट तो एज इट इज रखने दीजिए आप, और यहाँ पे कहा गया है सेकेंड, सेकेंड यानी कि टू, टू टू जा 4 हो जाएगा, और जेड यानी कि एच ही है ना, तो हीलियम का कितना होता है, 2 होता है। और अगर हम बात करें आर, अब हमें किसका निकालना है, Li2 प्लस का निकालना है, तो Li इज इक्वल टू ए नॉट एन स्क्वायर बाई जेड, सेम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। ये ए नॉट एन स्क्वायर कहने क्या मतलब कि थर्ड बोर ऑर्बिटल, थर्ड यानी कि तीसरा रेडियस, तो तीसरा रेडियस यानी कि 3 3 जा 9, उसका स्क्वायर लेना है, और जेड इज इक्वल टू 3, ठीक है। तो अगर इसको हम कहें तो ये 2 हो जाएगा, और इसको हम कहें तो 3 हो जाएगा। तो बेसिकली आर एच ई अपॉन आर एल आई इज इक्वल टू 2 a नॉट अपॉन 3 a नॉट, यानी कि 105.8 अपॉन आर एल आई इज इक्वल टू 2/3। जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो जो आर एल आई हमें मिलेगा लिथियम का, वो कितना मिलेगा, 158.7 pm, ठीक है। तो ऑब्वियसली हमारे पास ये जो है बिल्कुल सही आंसर होने वाला है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 इज अ पर्टिकुलर स्टेशन ऑफ ऑल इंडिया रेडियो न्यू दिल्ली ब्रॉडकास्ट ऑन अ फ्रीक्वेंसी ऑफ, ये उसका क्या फ्रीक्वेंसी है,
द वेवलेंथ ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एमिटेड बाय द ट्रांसमीटर इज, सी हमारे पास ये तो सिंपल सा है। अगर हमको क्या कर दिया गया, हमको फ्रीक्वेंसी दे दिया गया है 1368 किलो हर्ट्ज, और जो हमारे पास सी आपको पता है स्पीड ऑफ लाइट 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड। तो सी इज इक्वल टू न्यू लेमडा होता है, ठीक है। तो सी यानी कि 3 इंटू 10 टू द पावर 8 इज इक्वल टू 1368 इंटू 10 टू द पावर 3 इंटू लेमडा, ठीक है। अगर आप इसको कैलकुलेट करोगे तो कैसे है, यहाँ से ये 5 हो जाएगा, और 5 होने का मतलब क्या है कि आप इसमें से 3 इधर ले लो और 2 इधर, और ये क्या हो जाएगा 1368, यानी कि 2192 इंटू 100, यानी कि 219.2 मीटर हो जाएगा, ठीक है। और अगर हमें, ठीक है, इतना ही आंसर हमको ये दे रखा है तो ऑप्शन बी जो होगा बिल्कुल सही आंसर होगा इसके लिए, ठीक है। यहाँ पे एक्चुअली क्या है ना कि यहाँ पे आपको सेंटीमीटर दे रखा है, तो उतना कंफ्यूज नहीं होना है कि 0.2 और 0.3 से ही मामला पूरा चेंज हो जाएगा, ठीक है। अप्रॉक्स आंसर आएगा तो कहीं ना कहीं ये सेंटीमीटर में दिया है, और भी हमारे पास इसके लिए बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। तो ये क्वेश्चन कह रहा है कि फ्रॉम द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ आयन विच वन इज नॉट एन आइसो इलेक्ट्रॉनिक पेयर। आइसो इलेक्ट्रॉनिक पेयर कौन नहीं है। Fe2 प्लस Mn2 प्लस, Fe का जो होता है वो क्या बोलते हैं, Fe का जो एटॉमिक मास होता है वो कितना होता है 26, ठीक। और Mn का कितना होता है 25। अगर ये Fe2 प्लस हुआ है तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स मतलब निकल गए हैं, दो, तो बचे कितने 24, तो 24 इलेक्ट्रॉन्स इसके अंदर है। और ये अगर Mn2 प्लस है तो कितने इलेक्ट्रॉन्स इसमें से निकल गए हैं, दो, बचे कितने 23। तो ऑब्वियसली आप देख सकते हैं कि ये और ये नंबर जो है सेम नहीं है, तो ये पेयर जो है आइसो इलेक्ट्रॉनिक पेयर नहीं है, तो यही हमारे पास क्या होगा बिल्कुल सही आंसर होगा। बाकी सब में आप नोटिस करेंगे तो सब में क्या है सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, तो वो सही आंसर होगा, ठीक है। क्वेश्चन 7 कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सीरीज ऑफ ट्रांजिशन इन द स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटम फॉल्स इन विजिबल रीजन। तो ये तो मतलब एनसीईआरटी की लाइन से क्वेश्चन उठ के आ गया कि कौन सा विजिबल रीजन में है। जैसे कि आपको पता है कि ये बाल्मर सीरीज में, बाल्मर में क्या होता है कि विजिबल रीजन में आता है, ठीक है। बाकी हम बात करते हैं लाइमन की। तो लाइमन में क्या होता है अल्ट्रावायलेट रेज निकल आती हैं, फॉल करती हैं, और पाशन और ब्रैकेट में क्या होता है इंफ्रारेड होता है ना, इंफ्रारेड होता है। तो कहीं ना कहीं हमारे पास बाल्मर सीरीज ही क्या होगा राइट आंसर होगा, ठीक है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। तो 4d 5p 5f एंड 6p ऑर्बिटल्स आर अरेंज्ड इन द ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग एनर्जी। द करेक्ट ऑप्शन इज, देखिए हम हमें कैसे निकालना है, हमें n+n रूल निकालना है ना, n+l रूल, उसको फॉलो करना है। यानी कि जिसका n+l रूल मतलब n+l की वैल्यू ज्यादा होगी उसकी एनर्जी सबसे ज्यादा होगी। क्या हो अगर हमारे पास n+l वो जो है सेम आ जाए, अगर ये सेम आ जाए तो हम क्या करते हैं, जिसकी n की वैल्यू कम होती है उसकी एनर्जी जो होती है कम होती है। अगर सेम हो जाए n+l की वैल्यू तो जिसकी n की वैल्यू कम होगी उसकी एनर्जी कम होगी, ठीक है। तो हम सबका निकालते हैं 4d, जैसे कि s की वैल्यू 0, p की वैल्यू 1, t की वैल्यू 2 और f की वैल्यू 3, ठीक है। तो अगर इस हिसाब से हम क्या करते हैं क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, तो 4d यानी कि 4+2 यानी कि 6, 5p यानी कि 5+1 6, 5f यानी कि 5+3 यानी कि 8, और 6p यानी कि 6+1 यानी कि 7। तो सबसे ज्यादा तो 5f होगा, 5f सबसे ज्यादा होगा, देन 6p होगा, 7 है तो फिर इन दोनों में कंपटीशन लगा तो हमारे पास 4d का कम हो जाएगा, क्योंकि इसमें 4 और इसमें 5 है। तो उसके बाद 5p और 5p के बाद 4d, ठीक है। तो 5f देन 6p देन 5p देन 4d, तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर होने वाला है इसके लिए, ठीक है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। तो हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स कैन फिट इन द ऑर्बिटल्स फॉर विच n इज इक्वल टू 3 एंड l इज इक्वल टू 1। तो कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं इस ऑर्बिटल के अंदर फिट हो सकते हैं। तो देखिए हम अगर हम सॉल्व करें n इज इक्वल टू 3, l इज इक्वल टू 1, तो कहने का क्या मतलब l इज इक्वल टू 1 यानी कि p। तो जब p ऑर्बिटल है तो p के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स एकोमोडेट हो सकते हैं 6 इलेक्ट्रॉन। 6 हमारे पास क्या होगा बिल्कुल सही आंसर होगा इसके लिए।
अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। तो कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ डी ऑर्बिटल्स विल हैव इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अलोंग द एक्सिस। यानी कि कह रहा है कि इनमें से कौन से ऐसे ऑर्बिटल्स हैं जिनकी की जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो एक्सिस के अलोंग है। तो जैसे कि अभी हमने फिगर बनाया डी जेड स्क्वायर का और डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का, तो उसे आपको ये आप देख सकते हैं कि जो भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो क्या है, वो एक्सिस के अलोंग ही है। तो ये क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर होगा, जिसमें कि डी जेड स्क्वायर डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर जो है, ये दो ऑर्बिटल है, ये जो डी ऑर्बिटल्स हैं ये एक्सिस के अलोंग होते हैं। ठीक है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। क्या कह रहा है कि टू इलेक्ट्रॉन्स ऑक्युपाइंग द सेम ऑर्बिटल्स आर डिस्टिंग्विश्ड बाय, है ना, दो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं अगर सेम ऑर्बिटल में हम, फॉर एग्जांपल हमारे पास अगर ये ऑर्बिटल है, इसमें दो इलेक्ट्रॉन्स हैं, इनके एन की वैल्यू भी सेम है, पी की वैल्यू भी सेम है ना, एम की वैल्यू भी सेम है, तो क्या चीज है जिससे वो डिफर कर सकते हैं, तो वो होती है हमारे पास स्पिन क्वांटम नंबर, है ना। स्पिन क्वांटम नंबर से क्या होती है, इनको हम डिफर कर सकते हैं, एक का प्लस हाफ होगा एक का माइनस हाफ होगा। तो क्वेश्चन नंबर 11 के लिए बी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की। तो क्वेश्चन नंबर 12 में क्या कह रहा है कि विच इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एनर्जी ऑफ लिस्टेड ऑर्बिटल इन द एटम ऑफ टाइटेनियम। तो ठीक है, हमें मतलब बेसिकली पता है कि किसका क्या होगा ना, तो उस बेसिस पे हम निकाल सकते हैं। अपने कन्वीनियंस के लिए हम क्या करते हैं, एस इज इक्वल टू 0, एल इज इक्वल टू 1, डी इज इक्वल टू 2 और एफ इज इक्वल टू 3 हम करते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 4s है, यानी कि 4 और s यानी कि 0, तो ये 4 हो जाएगा। 3s है, 3 और s की वैल्यू कितनी है, 0, यानी कि 3 हो जाएगा। 3p है, 3p यानी कि 3 और p की वैल्यू कितनी है, 1, तो 3 और 1 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। और 3d है, 3 ये और d यानी कि 2, तो यानी 3 टू 5, तो 3d तो सब में सबसे ज्यादा होगा, तो 3d ऑब्वियसली लास्ट में होना चाहिए। और उसके पहले क्या होना चाहिए, 3s, तो 3s सबसे पहले होना चाहिए। उसके बाद कौन सा होना चाहिए, 4s, और 3p में से 3p होना चाहिए क्योंकि 3 छोटा है, देन 4s होना चाहिए और सबसे लास्ट में 3d होना चाहिए। तो ये कौन से ऑप्शन में है, 3s 3p 4s 3d, यानी कि ऑप्शन सी जो है बिल्कुल सही आंसर है इसके लिए। अब हम डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की। तो द नंबर ऑफ डी इलेक्ट्रॉन्स इन Fe2 प्लस, यानी कि Z इज इक्वल टू 26 इज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन विच ऑफ द फॉलोइंग। तो कहने का क्या मतलब है कि देखिए Fe2 प्लस में कितने इलेक्ट्रॉन है, हमें ये कहा गया है कि Fe2 प्लस में डी इलेक्ट्रॉन्स की जितनी नंबर है, वो नंबर जो है इन सब में कौन सी है जिसके साथ मैच नहीं कर रहा है ना। तो देख लेते हैं कि Fe2 प्लस में डी में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो Fe2 प्लस, टू प्लस यानी अगर इसका कॉन्फ़िगरेशन थ्री हम नॉर्मल देखें तो क्या होता है, 3d6 होता है, 4s2 होता है, और सिंस से 2 प्लस आ जाएगा तो ये इलेक्ट्रॉन्स जो है वो निकल जाएंगे, बचेगा हमारे पास क्या, 3d6। तो इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 6 इलेक्ट्रॉन है। अब 6 इलेक्ट्रॉन किस में है ये आप डिस्कस करते हैं। पहला कह रहा है कि डी इलेक्ट्रॉन्स इन Fe, ऑब्वियसली Fe में भी क्या होते हैं, 6 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, डी में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो ये ऑप्शन तो क्या है, सही है, बट हमें क्या बताना है, गलत स्टेटमेंट बताना है। पी इलेक्ट्रॉन्स इन Ni, तो अगर Ni का कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, 1s2 2s2 2p6, यही होता है ना। पी में भी क्या है, 6 इलेक्ट्रॉन्स है और इसके अंदर भी 6 इलेक्ट्रॉन्स है, तो ये भी क्या कर रहा है, ये भी मैच कर रहा है 6 के साथ, ये भी मैच कर रहा है। तीसरा क्या क्या है, एस इलेक्ट्रॉन्स इन Mg, तो अगर Mg का कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो 1s2 2s2 2p6 3s2, ऑब्वियसली इसमें क्या होगा, 2 2 4 2 6, तो ये भी क्या होगा, 6 इलेक्ट्रॉन्स इसके अंदर भी, एस इलेक्ट्रॉन जो है वो 6 हैं, तो ये भी सही है। पी इलेक्ट्रॉन्स इन Cl2, तो अगर हम Cl2 का Cl का कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे, 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p5, ठीक है। तो इसमें देखेंगे पी इलेक्ट्रॉन्स इन Cl, तो Cl में पी इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 5 है, तो ऑब्वियसली ये क्या है, बिल्कुल गलत है। अब पी इलेक्ट्रॉन्स की बात की गई ना, तो पी इलेक्ट्रॉन्स यानी कि 5 और ये 6 11 जो कि 6 के साथ मैच नहीं करे, तो ऑब्वियसली ये हमारे पास जो स्टेटमेंट है वो यही मैच नहीं कर रहा है, और यही हमारे पास क्या है, बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है। Okay. अब हम डिस्कस करते हैं व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स दैट कैन बी आइडेंटिफाई विद द फॉलोइंग क्वांटम नंबर्स, है ना। इसमें से कौन सा ऑर्बिटल है जिसको कि आइडेंटिफाई किया जा सकता है इसके साथ, ठीक है। तो हमारे पास क्या दे रखा है कि n इज इक्वल टू 3, l इज इक्वल टू 1 और m1 इज इक्वल टू 0। तो कितने नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स हो सकते हैं,
तो अगर मैं ऑर्बिटल्स की बात करूँ आपको, तो ये एक यूनिक ऑर्बिटल को बता रहा है, यानी कि n इज़ इक्वल टू 3 में, है ना? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 3 है, l इज़ इक्वल टू 1 यानी कि p ऑर्बिटल में, है ना? p ऑर्बिटल में, m1 यानी कि 0। तो अब p ऑर्बिटल में हमारे पास किस तरह के हो सकते हैं? 3 ऑर्बिटल होंगे, एक का मैग्नेटिक क्वांटम नंबर -1 होगा, एक का 0 होगा, एक का +1 होगा। तो ये पर्टिकुलर ऑर्बिटल को बता रहा है और ऐसा ऑर्बिटल उस पर्टिकुलर कॉन्फ़िगरेशन में क्या होता है, एक ही होगा। तो ये यूनिक होगा और ये एक ही होगा, तो यानी कि ऑप्शन ए जो है बिल्कुल राइट आंसर है। तुम्हें पूछा है ऑर्बिटल्स, है ना? तो ऑर्बिटल्स हमारे पास एक ही होंगे। ठीक। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की, तो उसमें कहा गया है कि Be2+ इज आइसोइलेक्ट्रॉनिक विथ विच ऑफ द फॉलोइंग आयंस, है ना? जो Be2+ है वो आइसोइलेक्ट्रॉनिक है, उसमें सेमी इलेक्ट्रॉन्स है, किसमें? किसके साथ? तो Be2+ कहने का क्या मतलब है? यानी कि बेरिलियम, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम। तो यानी कि इसका इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन होंगे, 2 ऑलरेडी निकल गए तो इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स ही बचे हैं। अब 2 इलेक्ट्रॉन्स किसके पास बचे हैं? H+ यानी कि 0 इलेक्ट्रॉन्स है इसके अंदर, यानी कि एक ही इलेक्ट्रॉन होता है वो भी निकल गए तो 0 है। Li+ यानी कि इसके पास कितने हैं? Li+ 2 है, क्योंकि 3 होते हैं, 1 निकल गया तो 2 है। Na+ में तो भाई काफ़ी ज़्यादा है, 10 है, और इसमें तो 10 है। तो कहीं न कहीं ये 2 वाला हमारे पास बिल्कुल सही आंसर है, Li+। क्वेश्चन नंबर 16 को डिस्कस करते हैं, द आउटर कॉन्फ़िगरेशन ऑफ गैदोलिनियम। तो अगर इसका हमें कॉन्फ़िगरेशन निकालना हो तो हम कैसे निकालेंगे? बेसिकली जैसे कि पहले के वीडियोस में भी मैंने आपको बता रखा है, इसमें और एक बार आपको बता देते हैं कि किसी भी एलिमेंट का अगर हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालना हो और उसका एटॉमिक नंबर अगर हमें पता हो तो हम निकाल सकते हैं। करना कैसे होता है आपको? आप लिखिए एस एस पी एस पी एस डी पी एस डी पी एस एफ डी पी एस। अब मैंने समझाता हूँ इसको मैंने क्यों लिखा है, और एक बार लिख देता हूँ, और एफ डी पी एस। आप इसको कैसे याद रख सकते हैं? आप देखिए, हमें एस और एस दो बार लिखना है, पी एस और पी एस दो बार लिखना है, फिर उसके आगे ऐड करना है डी। तो डी पी एस और डी पी एस एक बार लिखना है, फिर डी पी एस के पहले हमें ऐड करना है एफ। तो एफ डी पी एस और एफ डी पी एस, ठीक है? हमने ये लिख लिया। मतलब आपको ऐसे समझ में आएगा कि पहले एस एस, देन पी एस पी एस, देन पी एस, देन डी पी एस, देन डी पी एस, देन एफ डी पी एस, एंड देन एफ डी पी एस, ऐसे लिखना है। ये आपको पता चल गया? ओके। अब उसके बाद हम क्या करते हैं? उसके बाद आप थोड़ा गौर फरमाइए इधर की। हम क्या करते हैं? हम ऐसे लिखते हैं कि एस के सामने लिखते हैं इंक्रीजिंग ऑर्डर में, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब हम क्या करते हैं? जब हमने ये लिख लिया तो अब हम एक काम करते हैं कि इसके पहले जितने भी बचे हैं, जैसे कि यहाँ पे 8 है तो यहाँ पे 7, यहाँ पे 6, यहाँ पे 5, यहाँ पे 7 है तो यहाँ पे 6, 5 4, यहाँ पे 6 है तो 5 4, यहाँ पे 5 है तो 4 3, यहाँ पे 4 है तो 3, और यहाँ पे 3 है तो 2, ऐसे लिख सकते हैं। ये थोड़ा-सा लेंथी आपको लग रहा होगा कि यार काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाएगा, बट अगर आपको पता होगा तो डेफिनिटली विदिन आप 20 टू 30 सेकंड्स में एक कॉन्फ़िगरेशन को आराम से लिख सकते हैं। अब देखिए, अब आपको क्या करना है? अब आपको एक काम करनी है यहाँ पे, अब इलेक्ट्रॉन्स हमें लिखना है, ठीक है? अब हमें क्या करना है? हमें इलेक्ट्रॉन्स लिखनी है, और कैसे इलेक्ट्रॉन्स लिखना है? तो जिस ऑर्बिटल का जितने इलेक्ट्रॉन वो अकोमोडेट कर सकता है, जैसे एस का 2 कर सकता है तो 2, सॉरी, एस का 2, एस का 2, पी का 6, एस का 2, पी का 6, एस 2, डी 10, पी 6, एस 2, डी 10, पी 6, एस 2, एफ 14। अब हमें ऐड करते जाना है कि कहाँ पर 64 आ रहा है ना? ऐसा पूरा नहीं लिखना है। तो जैसे कि अगर ये ऐड करेंगे तो ये 10, 20, 30 और 38, 48, 48, 54, 56, और 56 के बाद हमारे पास क्या हुआ? 8 इलेक्ट्रॉन्स की कमी हो रही है ना? 56 और 8 इलेक्ट्रॉन्स हमें भी और चाहिए, है ना? तो हम क्या करते हैं कि 8 इलेक्ट्रॉन्स हम इसको दे देते हैं, ठीक? यहाँ पर हम 14 को इरेज़ करके 8 इलेक्ट्रॉन्स अगर इसे चाहिए तो हम 8 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे लिख देते हैं। तो हमारे पास ये फाइनल कॉन्फ़िगरेशन आ जाता है। बट अब देखिए क्या इस किसी के साथ मैच करे? 4f8।
तो यार 4f8 तो कहीं नहीं, यानी कि हमारा कन्फिग्रेशन गलत है। तो जी ऐसा नहीं है, क्यों नहीं है? क्योंकि ये 4f जो है ना, यानी f ऑर्बिटल, ये चाहेगा कि ये या तो फुली फिल्ड हो या फिर हाफ फिल्ड हो। हाफ फिल्ड यानी कि 7 इलेक्ट्रॉन्स के पास हो। तो 7 इलेक्ट्रॉन इसके पास होने के लिए क्या होना पड़ेगा? एक इलेक्ट्रॉन को लूज करना पड़ेगा। तो अब किसको लूज करेगा? तो न्यूट्रल है, और ये अपने पीछे तो भेज नहीं सकता, अपने पीछे भेज नहीं सकता, सब फुली फिल्ड है। तो ये क्या करेगा? आगे भेजेगा, यानी कि ये अपने आप को क्या करेगा? ये अपने आप को करेगा 7 और एक इलेक्ट्रॉन इधर भेज देगा। 4f7 हमारे पास होगा, 4f7 5d1 और 6s2, यानी कि ऑप्शन बी जो है बिल्कुल राइट आंसर है इसके लिए। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा, ठीक है? ओके, क्वेश्चन नंबर 17 को डिस्कस करते हैं। व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट कैन बी एसोसिएटेड विद द फॉलोइंग सेट ऑफ क्वांटम नंबर्स, है ना? n इज इक्वल टू 3, l इज इक्वल टू 1 और m इज इक्वल टू -1 है। देखिए, आप यहाँ पर आपको ऑर्बिटल्स नहीं बताने, आपको यहाँ पे मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बताने हैं जो एकोमोडेट हो सकते हैं। तो जैसे अगर ये 3 चीजें बता दी गई हैं, यानी कि n इज इक्वल टू 3, यानी कि तीसरे सेल में, l इज इक्वल टू 1 यानी कि p सब सेल में, m इज इक्वल टू -1, एक प्रॉपर कॉन्फ़िगरेशन बता दिया गया है। एक 0 होगा और एक +1 होगा। तो ये p के बारे में बता दिया गया है, यानी कि ये हमारे पास अगर मान लेते हैं कि ये px है और ये py है और ये pz है, तो एक px में मैक्सिमम कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एकोमोडेट हो सकते हैं उसके बारे में कहा गया है। ऑब्वियसली 2 ही इलेक्ट्रॉन्स एकोमोडेट हो सकते हैं, तो हमारे पास आंसर जो होगा वो बी होगा, कि इस पर्टिकुलर कॉन्फ़िगरेशन में मैक्सिमम नंबर ऑफ कितने इलेक्ट्रॉन्स एकोमोडेट हो सकते हैं, तो कितने हो सकते हैं? 2, ठीक है? ओके, अगला हमारे पास क्या है? क्वेश्चन नंबर 18, द वैल्यू ऑफ प्लैंक्स कांस्टेंट इज 6.63 into 10 पावर -34, है ना? तो हमारे पास जो एच की वैल्यू है प्लैंक्स कांस्टेंट की, वो कितनी है? 6.63 into 10 to the power -34 जूल पर सेकेंड, सॉरी जूल सेकेंड। द स्पीड ऑफ लाइट इज, यहाँ पे जो है हमारे पास नहीं है, यहाँ पे नैनो है ना? तो अगर हम स्पीड ऑफ लाइट की बात करते हैं तो कितने हो जाता है? 3 into 10 power 17, कब? जब हम मीटर को नैनोमीटर में चेंज करते हैं, तो नैनोमीटर पर सेकेंड, ठीक है? विच वैल्यू इज क्लोजेस्ट टू द वेवलेंथ इन नैनोमीटर ऑफ क्वांटम नंबर विद फ्रीक्वेंसी इतना, और फ्रीक्वेंसी हमारे पास कितना हो गया? 6 into 10 to the power 15 पर सेकेंड, है ना? तो अब हम क्या करते हैं कि प्लैंक्स कांस्टेंट निकालने की कोशिश करते हैं, ठीक है? तो जैसा कि हम जानते हैं कि c इज इक्वल टू क्या होता है? न्यू लेमडा होता है, ठीक है? यानी स्पीड ऑफ लाइट इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी टू वेवलेंथ। तो जब ऐसा होता है तो c हमारे पास क्या होता है? 3 into 10 to the power 17 नैनोमीटर में ही निकलेगा हमारा वेवलेंथ भी, और फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाती है? 6 into 10 to the power 15 इंटू लेमडा। तो अगर इससे इसको कैंसिल करते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाता है? 2, यानी कि 300 डिवाइडेड बाई 6, यानी कि 50 इज इक्वल टू लेमडा। तो हमारे पास 50 जो है बिल्कुल राइट आंसर है इसके लिए, ठीक है? ओके, क्वेश्चन 19 डिस्कस करते हैं। मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ सबसेल विद l इज इक्वल टू 3 एंड n इज इक्वल टू 4। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बताना है। तो देखिए बेसिकली n इज इक्वल टू 4 है, ठीक है? बट l इज इक्वल टू 3 और l इज इक्वल टू 3 होने का क्या मतलब है भाई? कि l इज इक्वल टू 3 होने का मतलब है कि ये हमारे पास f सबसेल है, और f सबसेल में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने एकोमोडेट हो सकते हैं? 14 इलेक्ट्रॉन। तो 14 हमारे पास बिल्कुल सही आंसर है इसके लिए, ठीक है? बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की। तो क्वेश्चन नंबर 20 का क्या कहा गया है कि द करेक्ट सेट ऑफ 4 क्वांटम नंबर्स फॉर द वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ रुबिडियम एटम इज, है ना? अगर हमें करेक्ट सेट बताना है 4 क्वांटम नंबर्स की, तो हम कैसे बताएंगे, ठीक है? तो अगर हम 37 का कन्फिग्रेशन लिखेंगे तो ठीक है, लिख देते हैं। जैसे कि हमने पहले के क्वेश्चन में हमने कन्फिग्रेशन लिखा था ना, उसी ट्रिक से हम इसको लिखेंगे। एस एस पी एस, सॉरी पी एस 2 बार होगा, पी एस पी एस डी पी एस डी पी एस, ठीक है? 1 2 3 4 5 and 6, and then 5 4, and then 4 3, and then 3 4 3 3 2 2 2 6 2 6 2 10 6 2, कितना हो गया? ये आपका हो गया 10 20 30, और ये 36, और यहाँ पे
ये यानी एस में एक इलेक्ट्रॉन ही है बस, ठीक है। तो एस में हमारे पास क्या है, एक इलेक्ट्रॉन है बस। तो 5s1 यानी कि हमारे पास जो मैक्सिमम क्वांटम नंबर है इसका, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर वो कितना गया, 5, और एस यानी कि 0। और फिर अगर 5 0 है तो 5 0 से एक ही ऑप्शन मैच कर रहा है, यानी कि ऑप्शन सी। तो ऑप्शन सी हमारे पास बिल्कुल सही आंसर है इसके लिए, ठीक है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की। अकॉर्डिंग टू बोआ थ्योरी विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजिशन इन हाइड्रोजन एटम विल गिव राइज टू लीस्ट एनर्जेटिक प्रोटॉन। तो जैसा कि आप जानते हैं कि अगर हमें एनर्जी निकालना है, या फिर जो फोटोन की एनर्जी निकलती है वो क्या होती है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है 1 अपॉन n1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n2 स्क्वायर। जैसे आपको पता है कि यहाँ पर कुछ कांस्टेंट वैल्यू आती है, तो हमने क्या कर दिया, उसको प्रोपोर्शनलिटी साइन में क्या कर दिया, कन्वर्ट कर दिया। तो हमें क्या करना है, अगर n1 की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी और n2 की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी, उतना ही क्या होगा, कम एनर्जी होगा, ठीक है। तो हम देखते हैं कि n1 और n2 की वैल्यू सबसे ज्यादा किस में है। तो ये n1 की वैल्यू 6 है, और n2 की वैल्यू जो है वो 5 है। तो ऑब्वियसली ये क्या है, ऑप्शन सी है, बिल्कुल सही आंसर है। क्योंकि इसमें क्या होगा ना, कि काफी काफी ज्यादा एनर्जी निकलेगी, जिसकी वजह से एनर्जी क्या होगी, काफी कम प्रोड्यूस होगी, है ना। तो हमारे पास ऑप्शन सी जो होगा बिल्कुल सही आंसर होगा इस रिलेशन के हिसाब से। अब हम क्वेश्चन नंबर 22 को डिस्कस करते हैं। द टोटल नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल इन फोर्थ एनर्जी लेवल ऑफ एन एटम इज। तो हमें क्या बताना है, टोटल नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल बताना है। तो देखिए, अगर हमें एटॉमिक ऑर्बिटल बताना है ना, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं कि नंबर ऑफ, अगर हमें ऑर्बिटल्स निकालने हैं तो उसका फॉर्मूला होता है एन स्क्वायर, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमें अब निकालने होते हैं, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन सेल की। इस सेल में अगर मान लेते हैं कि n इज इक्वल टू 5 है, तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, तो उसके लिए ऑब्वियसली हम क्या करेंगे, 2n स्क्वायर करेंगे, ठीक है। तो ये सिंपल सा है। तो आप ऐसे सोच सकते हैं कि अगर फोर्थ एनर्जी लेवल है, यानी कि n इज इक्वल टू 4, और n इज इक्वल टू 4 यानी कि इस फॉर्मूले के हिसाब से जो होगा उसका आंसर जो होगा 16 होगा। तो 16 हमारे पास बिल्कुल सही आंसर होगा, ठीक है। तो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 23 के। तो कहा गया है कि द एनर्जी ऑफ E1 एंड E2 ऑफ टू रेडिएशन, एक 25 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है और दूसरा यहाँ पे सॉरी 50 छूट गया, 50 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। द रिलेशन बिटवीन देयर वेवलेंथ इज, यानी कि पहले और दूसरे के बीच में हमें वेवलेंथ बतानी है, ठीक है। तो ये कितना है, 50 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। अब हम क्या करते हैं, जैसे कि आप जानते हैं हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, क्या होता है कि E इज इक्वल टू एच सी बाई लेमडा, यानी कि E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेमडा। इस हिसाब से E1 बाई E2 इज इक्वल टू लेमडा 2 बाई लेमडा 1। E1 हमारे पास है 25, E2 है हमारे पास 50 इज इक्वल टू लेमडा 2 बाई लेमडा 1। ये 2 यानी कि लेमडा इज इक्वल टू लेमडा 1 इज इक्वल टू 2 लेमडा 2, लेमडा 1 इज इक्वल टू 2 लेमडा 2, यानी कि ऑप्शन बी जो है बिल्कुल सही आंसर है इसके लिए। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की। उसमें क्या कहा गया है कि अ बॉल, कितना उसका मास है, 0.66, इज मूविंग विद स्पीड ऑफ 100 मीटर पर सेकेंड। द एसोसिएटेड वेवलेंथ इज, जो हमारे पास एसोसिएटेड वेवलेंथ है वो कितना होगा। तो उसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो एक फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, आई थिंक आपने याद भी किया होगा, क्या कि लेमडा इज इक्वल टू एच अपॉन एम बी, है ना। लेमडा इज इक्वल टू एच अपॉन एम बी। तो इस बेसिस पे अगर हम निकालें तो लेमडा इज इक्वल टू एच की वैल्यू कितनी है, 6.6 इंटू 10 to the power -20 -34 अपॉन एम की वैल्यू कितनी है, 0.66, और वी की वैल्यू 100, यानी कि 66। और 66 हो जाएगा, ये 6.66 इंटू 10 to the power -34 अपॉन 66, और ये कितना हो जाएगा 10, और 10 होने का मतलब है 10 to the power -35 होना, तो 10 to the power -35 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन सी जो होगा बिल्कुल सही आंसर होगा इसको क्वेश्चन के लिए, ठीक है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की। मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ सबसेल ऑफ एन एटम डिटरमाइंड बाय, कितने मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इसको आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हो। तो एक फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा कि अगर हमको एल दे रखा हो, यानी कि नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स हमें निकालना हो, और अगर हमारे पास एल दे रखा हो तो कैसे निकालते हैं, 2l+1। प्रूफ के तौर पे आप ले सकते हैं किसी को भी, जैसे कि हाँ, जैसे कि एफ, तो एफ में कितने ऑर्बिटल्स होते हैं, 7, कैसे, और एफ की वैल्यू जो एल की वैल्यू होती है कितनी होती है, 3 होती है। तो 2 इंटू 3 + 1 यानी कि 7, यही 7 हमारे पास है।
तो बेसिकली यही हमारे पास फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स निकालने का, जब एल में डिस्कस करना हो, यानी कि एजिमुथल क्वांटम नंबर में। बट अगर हमको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बताना है इसी रेफरेंस में, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बताने हैं, तो 2 इंटू 12+1 यानी कि 4l+2, और 4l+2 यानी कि ऑप्शन डी जो होगा बिल्कुल राइट आंसर होगा इसके लिए। ठीक है, अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की। क्या कर रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट परमिसिबल अरेंजमेंट ऑफ द इलेक्ट्रॉन, है ना, इन एन एटम। तो इसमें से कौन सा है जो परमिसिबल नहीं है। तो आप एक चीज समझिए कि जैसे हमारे पास एन होता है, ठीक है, एल की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक हो सकती है, 0 से लेकर के n-1 तक होती है। ठीक है, एम की वैल्यू क्या होती है, जो हमारे पास एल होता है -l से लेकर के +l तक होता है, बीच में 0 भी आता है, -l से +l तक होता है। ठीक है, तो इस तरह से कुछ करके हम क्या करते हैं, इन सब की वैल्यू निकालते हैं। ठीक है, तो पहला देखें, n इक्वल टू 5 कर सकता है, l इक्वल टू 3 उससे कम में करेगा, m इक्वल टू 0 करेगा, s इक्वल टू 1, तो ये एग्जिस्ट करेगा। n इक्वल टू 3 करेगा, l इक्वल टू 2 करेगा, m इक्वल टू -3 नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि m की जो वैल्यू है, अगर यहाँ पे l की वैल्यू 2 है, अगर l की वैल्यू 2 है, m की वैल्यू -2 होगी, -1 होगी, 0 होगी, +1 होगी और +2 होगी, ना कि -3 होगी। तो ये हमारे पास नहीं करेगा, यानी कि ये जो है वो हमारे पास परमिसिबल अरेंजमेंट नहीं है। यानी कि अगर हम बात करें ये ऑप्शन की, तो ऑप्शन बी जो होगा बिल्कुल सही आंसर होगा। बाकी सबके सब जो है परमिसिबल अरेंजमेंट होंगे। अब हम बात करते हैं ओरिएंटेशन। तो आपको जैसे पता है कि ओरिएंटेशन एटॉमिक ऑर्बिटल का कौन डिटरमाइन करता है, तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर करता है। ठीक है, जो साइज होता है, साइज को कौन बताता है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ये बताता है साइज। और एजीमुथल क्वांटम नंबर सेम बताता है, ये बताता है कि क्लॉकवाइज के एंटी क्लॉकवाइज उसका स्पिन बताता है कि किस तरह का मूवमेंट कर रहा है वो। और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर क्या करता है, ऑर्बिटल्स के ओरिएंटेशन को डिटरमाइन करता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की। तो क्या कर रहा है, द एनर्जी ऑफ सेकेंड बोर ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम इज इतना, हेंस द एनर्जी ऑफ फोर्थ बोर ऑर्बिट इज, मतलब कितना होगा। ठीक है, तो अगर इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है तो हम कैसे कर सकते हैं, अगर हमें एनर्जी दे रखी हो, है ना, तो हम कैसे करते हैं, एन इज इक्वल टू -k, और यहाँ पे Z/n होल स्क्वायर। ठीक है, इस फॉर्मूले से हम क्या करते हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो सिंस हमारे पास क्या है, सेकेंड मतलब हाइड्रोजन एटम ही है, तो जेड की वैल्यू तो दोनों में सेम होगी। डिफरेंस कहाँ आएगा, डिफरेंस आएगा एन में, यानी कि ई जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, एन स्क्वायर के, यानी कि E1/E2 इज इक्वल टू N2 का स्क्वायर अपॉन N1 का स्क्वायर। E1 हमारे पास कितना है, E1 हमारे पास है -328, और E2 हमें पता नहीं है, N2 हमारे पास कितना है 4, मतलब N2 हमारे पास फाइनल 4 है ना, 4 4 जा कितना हो जाए 16, और N1 कितना है 2, और N1 हमारे पास कितना है 2, और 2 2 जा 4, तो ये हो जाएगा 4, और 4 से 4 कितना हो जाएगा 8 2। तो E2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -82 किलो जूल पर मोल। तो हमारे पास ऑप्शन बी जो है बिल्कुल सही आंसर है इसके लिए। ठीक है, तो हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की। इन एन हाइड्रोजन एटम द एनर्जी ऑफ फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट इज -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, देन फाइंड आउट काइनेटिक एनर्जी ऑफ सेम ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम। तो सिंस हमसे क्या पूछा कि एनर्जी बताना है। ठीक है, तो जो नॉर्मल एनर्जी होती है हमारे पास, जो एनर्जी हम फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट की निकालते हैं, वो एनर्जी जो होती है माइनस ऑफ काइनेटिक एनर्जी के इक्वल ही होती है। तो अगर एनर्जी हमारे पास -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो काइनेटिक एनर्जी हमारे पास जो होगी वो कितनी होगी, +3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये होगी जो है +3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगी। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर 30 को डिस्कस करेंगे। मेन एक्सिस ऑफ डाई एटॉमिक इज जेड। मेन एक्सिस जो है वो क्या है, जेड है। अगर हम बनाते हैं, ये हमारे पास एक्स, ये हमारे पास वाई, और ये जो ऐसे गया वो क्या है, जेड है। तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो है हमारे पास, ये मेन एक्सिस हो गया। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो है पीएक्स कुछ इस तरह से बनेगा, और पी वाई हमारे पास क्या होगा, कुछ इस तरह से बनेगा। ओवरलैप टू फॉर्म विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्बिटल।
तो देखिए यार अक्सर क्या होता है ना कि अगर हमारे पास कुछ इस तरह का कॉन्फ़िगरेशन हो कि ये और ये परपेंडिकुलर है एक-दूसरे के, मतलब परपेंडिकुलर नहीं, एक-दूसरे के पैरेलल हो, तब जाके क्या होता है उनमें बॉन्डिंग बनती है, तो उसको हम कहेंगे पाई, है ना? अगर ये ऐसे है और ये ऐसे है, इनमें जो ये ऐसे है, फिर इनमें जो बनेगा बॉन्डिंग वो क्या हो जाएगा? सिग्मा हो जाएगा। बट हमारे पास इस तरह का कॉन्फ़िगरेशन है, कुछ इस तरह का, फिर कुछ इस तरह का, ये कोई भी कॉम्बिनेशन नहीं बना रहा है ना, ये x का है और ये y का है। इन दोनों में किसी भी तरह का ओवरलैपिंग नहीं हो पाएगा, जिसकी वजह से किसी भी तरह का बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं होगा। तो आंसर है कि नो बॉन्ड विल फॉर्म। ठीक? सो थैंक यू सो मच। आपका काफ़ी ज़्यादा धन्यवाद, आपने पूरे वीडियो को देखा, काफ़ी अच्छे से सीखा। आई होप कि इसमें बहुत कुछ सी चीज़ें होंगी जो आपको सीखने को मिली होंगी। डेफ़िनिटली कुछ नई चीज़ें भी होंगी जो आपको सीखने को मिली होंगी। आप ऐसे ही कंसिस्टेंटली पीवाईक्यू सॉल्व करते रहें, डेफ़िनिटली आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलने वाला है। मिलते हैं किसी अगले और वीडियो में। कीप देन बी हैप्पी, कीप स्माइलिंग। थैंक यू।